स्टूडेंट्स कैसे हैं? बढ़िया। यस सर, आज हम लोग फिर अपने एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो नया लॉ आया है ना आपका, उस पे जो सेक्शन 6 है उसके बारे में बात करेंगे। अब तक हम लोगों ने सेक्शन 1 2 3 4 5 ये देख लिया। आज हम अपने सेक्शन 6 की ओर मूव करेंगे और सेक्शन 6 बेसिकली हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस की बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बात करता है। ये रेजिडेंशियल स्टेटस बेसिकली होता क्या है? मैंने आपको पहले भी बोला कि इनकम टैक्स हमारी सिटीजनशिप बेसिस पर चार्ज नहीं होता। हाँ, अभी आएगा, उसमें एक्सेप्शन देखेंगे। कोई भी पर्सन थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर इंडिया में आता है या इंडिया के रिसोर्सेस का यूज करके कुछ कमाता है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। कोई भी पर्सन थ्रू आउट द वर्ल्ड, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो या ना हो, उसके ऊपर इंडिया में टैक्स लगेगा, बिकॉज दे अर्न समथिंग आउट फ्रॉम यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया और इंडियन टेरिटरी। अब चाहे इंडियन रिलेशनशिप हो, बिजनेस रिलेशनशिप हो, देखेंगे कि क्या सिस्टम है, आगे धीरे धीरे चीज समझ में आएगी। लेकिन हाँ, फिलहाल आज तो यह हमें जानना है कि रेजिडेंशियल स्टेटसशिप होती क्या है। इसको हिंदी में कहा जाता है निवासी स्थिति। क्या बोला जाता है? एक बार क्लोज करके ओपन करना पड़ेगा। ये रेजिडेंशियल स्टेटसशिप है क्या? इसमें बताया गया है कि कोई भी पर्सन, अब चाहे कौन कौन से होंगे, इंडिविजुअल है, यस सर, एचयूएफ है, एओपी बीओआई है, फर्म है, लोकल अथॉरिटी है, कंपनी है, and the last one is artificial juridical person. ये हमारे 7 तरह के पर्सन हैं। हम इन्हीं की रेजिडेंशियल स्टेटसशिप को देखेंगे और सबसे पहले क्या देखने जा रहे हैं हम लोग, सेक्शन 6 में ढंग से सुनेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल की। किसकी? इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट होगा या तो नॉन रेजिडेंट होगा। जिन लोगों ने पुराना लॉ पढ़ रखा है, मैं उनके लिए बता दूं, दे आर नो एनी चेंजेस इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन, पर्टिकुलर थिंग। हाँ, कुछ रीअरेंजमेंट किए गए और बहुत बढ़िया तरीके से रीअरेंजमेंट किया गया। जैसे कि मैंने बार बार बोला है कि नया लॉ है तो सेक्शंस का रीअरेंजमेंट किया गया, वो साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। तो इंडिविजुअल जो है दो तरह से बांटे गए हैं, या तो रेसिडेंट होगा या तो नॉन रेसिडेंट होगा। अब कोई भी इंडिविजुअल रेसिडेंट होने के लिए, मैंने आपको पहले बताया था, जब सेक्शन 5 मैंने पढ़ाया था आपको, तो मैंने कहा था 3 तरह से स्टेटसशिप होती है रेसिडेंशियल की, रेसिडेंस की। फर्स्ट होती है आरओआर, आरएनओआर और एनआर। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले रेसिडेंट की। रेसिडेंस जो होगा इंडिविजुअल का, वो 2 केसेस में हो सकता है। कौन कौन सा? ये 2 कंडीशंस बताई गई हैं, या तो आप इस कंडीशन को पूरा करो या तो फिर आप इस कंडीशन को पूरा करो। मींस वी आर नीडेड टू फुलफिल एनी वन ऑफ दीज बेसिक कंडीशंस। क्या पहले बोला? बेसिक कंडीशंस हैं। इन 2 में से किसी एक बेसिक कंडीशन को पूरा करना है। अगर आप इन दोनों कंडीशंस को पूरा नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली यू विल बी ट्रीटेड एज अ नॉन रेसिडेंट। क्लियर सर? ये तो ठीक है। वंस इट इज डिसाइडेड दैट यू आर अ रेजिडेंट वन, अगेन वी हैव टू चेक वेदर यू आर आरओआर और आरएनओआर, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। एंड दिस इज द बेसिक थिंग। ये आपका बेसिक चार्ट बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इंडिविजुअल को 2 पार्ट में तोड़ना है, या तो वो रेसिडेंट होगा
यहां तो वो नॉन रेसिडेंट होगा। अरे रेसिडेंट होने के लिए देयर आर टू बेसिक कंडीशंस एंड वी आर नीडेड टू फुलफिल एनी वन ऑफ बोथ ऑफ दीज टू कंडीशंस, नॉट बोथ कंडीशंस। इफ यू फुलफिल एनी वन, you will be treated as a resident. Once you are fixed that you are a resident one, if you have fulfilled any one of these two basic conditions, you will be treated as a resident. Now again we have to check whether it's a case of ordinary resident or not ordinary resident. Got it? Yes sir. तो रेसिडेंट होने के लिए दो बेसिक कंडीशन बताई गई हैं कि टैक्स ईयर में, किसमें, क्योंकि अब प्रीवियस ईयर तो बोल नहीं सकते, टैक्स ईयर में 182 डेज और मोर वो इंडिविजुअल इंडिया में रहा हो। इंडिया में कितना दिन रहा हो? 182 डेज और मोर। कितने दिन रहा हो? 182 डेज और मोर। प्रीवियस ईयर, यानी जिसको हम लोग अब तक प्रीवियस ईयर कहते थे, अब हम उसको टैक्स ईयर का नाम देते हैं। टैक्स ईयर में वो इंडिविजुअल 182 डेज और मोर इंडिया में रहा हो, या फिर टैक्स ईयर में वो इंडिविजुअल 60 डेज और मोर रहा हो। ठीक है सर। प्लस प्रीसीडिंग 4 टैक्स ईयर में, कितने में? प्रीसीडिंग 4 टैक्स ईयर में वो 365 डेज और मोर इंडिया में रहा हो। क्लियर हुआ? यस सर। देखें जरा, मान लेते हैं टैक्स ईयर है आपका 26-27, 1 अप्रैल 26 से लेकर 31 मार्च 27। तो प्रीसीडिंग टैक्स ईयर क्या होंगे? प्रीसीडिंग टैक्स ईयर होंगे, ये रेलिवेंट टैक्स ईयर कहलाएगा। प्रीसीडिंग टैक्स ईयर में टैक्स ईयर हो जाएगा 25-26, 24-25, 23-24, अरे बोल लो, हाँ सर, 22-23, ये कहलाएंगे हमारे 4 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर। इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। ये हमारा कहलाएगा रेलिवेंट टैक्स ईयर। तो दोनों में फर्क समझ में आया? हाँ, जिस साल की हम बात करते हैं वो हमारा टैक्स ईयर रेलिवेंट होगा और उसके पिछले के टैक्स ईयर हमारे प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स कहलाएंगे। तो कहने का मतलब, अगर या तो वो यहां पर 182 डेज या उससे अधिक इंडिया में रहे, तब तो वो रेसिडेंट हो गया भाई, फुलफिल कर दी कंडीशन। नाउ इट इज ऑफ नो यूज टू गो विद द सेकंड वन कंडीशन। If the individual doesn't fulfill the first condition, now we are needed to go with the second one condition. क्या वो second condition को पूरा करता है? तो second condition कहती है कि ये देखो भाई, क्या वो पिछले साल 60 दिन या उससे अधिक इंडिया में था? अगर आप कहते हो हाँ, तो साथ साथ ये भी चेक कर लो कि पिछले 4 टैक्स ईयर्स में क्या वो 365 डेज इन इंडिया था या नहीं। अगर ये भी आपका जवाब यस में आ जाता है तो रेसिडेंट हो जाएगा। तो रेसिडेंट होने के लिए या तो ये कंडीशन फुलफिल करो या तो ये कंडीशन फुलफिल करो। गॉट इट? यस सर। तो चलो भाई, ये कंडीशन तो हम लोगों ने पूरी कर ली। अब कुछ और स्पेशल पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। ये आरओआर क्या होता है, ये आरएनओआर क्या होता है? भाई अब हमने देख लिया कि वो रेसिडेंट हो गया, अगर नहीं कंडीशन पूरी किया तो वो नॉन रेसिडेंट होगा। अगर वो रेसिडेंट हो गया, अगेन वी आर नीडेड टू चेक कि हम उसको किस कैटेगरी में रखो, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट या रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अरे इन दोनों में से किसी एक में रखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास फिर से 2 कंडीशंस हैं और इन दोनों कंडीशंस को पूरा करना है। जब आप लॉ देखेंगे ना तो उसने ये नहीं बताया है, ओहो हो, मैं क्या बोल रहा हूं, जब हम लॉ देखेंगे ना, सेक्शन 6 है ना, और उसका सब सेक्शन 13 देखें, उसने ये कहा है कि आपको एनओआर कब मानना है, उसकी कंडीशन बताई है। लॉ ने ये नहीं बोला है आरओआर कब मानना है। लॉ ने ये कहा है कि आप यहां कब जाएंगे। तो मैं ये बताने के बजाय आपको ये बता रहा हूं कि यहां कब जाएंगे। सर ऐसा क्यों? लॉ मेकर्स जो होते हैं ना, उन्होंने निगेटिव चीज को पहले लिख दिया है ताकि इसको छोड़कर बाकी सारी चीजें इधर आ जाएं।
तो हम क्या है, थोड़े पॉजिटिव एटीट्यूड के हैं वैसे ये आज से नहीं, बहुत पहले की बात है कि ऐसी ही चीजें को बताया भी गया। मैंने कहा इसमें कोई चेंजेस नहीं है बेसिकली, हाँ, लेकिन रीअरेंजमेंट बड़े ही प्यारे तरीके से किया गया है, उनको आपको सीखना तो पड़ेगा। तो फिलहाल मैं वापस आता हूं अपनी इस बात पर कि आरओआर कब माना जाएगा। तो आरओआर के लिए दो कंडीशंस दी गई हैं। पहला, 7 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स में 730 दिन या उससे अधिक इंडिया में रहा हो वो इंडिविजुअल, जिसके बारे में बात कर रहा हूं, ये इंडिविजुअल इंडिया में 7 सालों में, पिछले 7 सालों में 730 डेज या उससे अधिक इंडिया में रहा हो, और एंड 10 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स में 2 ईयर्स और मोर वो रेजिडेंट की कंडीशन पूरी करता हो। और रेजिडेंट की कंडीशन पूरी करने के लिए आपको वापस यहां जाना पड़ता है, ये उसने बेसिक कंडीशंस में से पूरा किया हो, दो में से एक। अगर वो ये दोनों कंडीशंस पूरी नहीं करता या केवल एक को पूरा करता है तो वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। मैं फिर से एक बार आपको क्लियर करता हूं चीजों को। For the purpose of checking the residential statusship of an individual, we have to check whether the individual is a resident or non-resident. For residentialship status, we have to check two basic conditions. Residence होने के लिए दो basic conditions है, and he has to fulfill any one of these two basic conditions. The first one is प्रीवियस ईयर, यानी कि टैक्स ईयर में, प्रीवियस ईयर चूंकि काफी साल से पढ़ा है तो बार बार मुंह से निकल रहा है, तो टैक्स ईयर में जो रेलिवेंट टैक्स ईयर है उसमें वो 182 डेज या उससे अधिक इंडिया में रहा हो। या फिर अगर ये कंडीशन पूरी नहीं करता है तो प्रीवियस टैक्स ईयर में 60 डेज या उससे अधिक इंडिया में रहा हो, और साथ ही साथ पिछले के पिछले यानी टैक्स ईयर के पहले के 4 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स में वो इंडिया में 365 डेज इंडिया में रहा हो या उससे अधिक। अगर वो ये दोनों कंडीशन को पूरा कर लेता है कोई एक, तो वो रेसिडेंट होगा, अदरवाइज वो नॉन रेसिडेंट होगा। चलो भाई रेसिडेंट हो गया तो फिर हमको चेक करना पड़ेगा कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए हमको देखना पड़ेगा पिछले के पिछले 7 टैक्स ईयर्स में वो 730 डेज या उससे अधिक इंडिया में रहा हो, प्लस 10 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स में वो कम से कम 2 साल तक रेसिडेंट की बेसिक कंडीशंस को पूरी करता हो, तो वो आरओआर माना जाएगा। अगर ये दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी करता है या दोनों कंडीशन एक पूरी करता है या दोनों कंडीशन पूरी नहीं करता, तो वो आरएनओआर माना जाएगा। दोनों कंडीशन को पूरा करना जरूरी है। क्लियर हुआ? वापस इस एग्जांपल पर आते हैं। मैंने कहा कि पिछले साल 182 डेज रहा हो या पिछले साल 60 दिन और उसके पिछले 4 सालों में 365 दिन। हमको और आगे कंडीशन पूरी करनी है आरओआर की, तो कहा गया भैया 4 के बाद 3 साल और जोड़ दो। अब कितने साल हो गए? ये 7 साल। कौन कौन से हो जाएंगे? 21-22, 20-21, 19-20। और इन सालों में 730 डेज इंडिया में रहा हो वो। अच्छा, और आगे कंडीशन पूरी करते हैं तो 3 साल और जोड़ दो, तो कितने साल हो गए सर? ये तो 10 साल हो गए, ठीक है ना? और 3 साल जोड़ लिया। अब कौन सी कंडीशन पूरी करनी है? 2 साल वो रेसिडेंट की कंडीशन पूरी करता हो। बस जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमें पिछले सालों को ऐड करते जाना पड़ेगा। तो पहले 4 साल ऐड किया, फिर 3 साल और ऐड किया, फिर 3 साल और ऐड कर लिया। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे पीछे के ईयर्स को आपको ऐड करना पड़ेगा चेक करने के लिए रेसिडेंशियलशिप स्टेटस को। बस ये याद रखना है। तो होप सो आपको ये चीज समझ में आई होगी। नोट करना है, यू कैन नोट इट डाउन। अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल पॉइंट्स की। ये जो वर्ड मैंने लिखा है ना, $60 डेज, हम इसको स्टार लगा देते हैं और यहां पर मैं लिख देता हूं सम स्पेशल पॉइंट।
अगर कोई इंडियन सिटीजन है और वो इंडिया छोड़ रहा है, अगर कोई इंडियन सिटीजन है और वो इंडिया छोड़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया के लिए, किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया के लिए, या इंडियन शिप का क्रू मेंबर बन जाता है, तो इन कंडीशंस में वो 60 दिन हटा करके हमको 182 डेज की कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। मींस 60 डेज की कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। 60 डेज कंडीशन शैल नॉट अप्लाई। इसका मतलब ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन is to be fulfilled in the following case. पहला, इंडिविजुअल क्या हो? इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और he or she leaves India for employment outside India or become a crew member of Indian ship तो उस केस में 60 डेज वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। क्या दिक्कत है इसमें? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आते हैं फिर से कुछ बात करते हैं। मैं फिर बोलता हूं, इंडिविजुअल की रेसिडेंशियल शिप स्टेटस दो पार्ट में तोड़ी जाती है, या तो रेसिडेंट या तो नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट होने के लिए पिछले साल मींस टैक्स ईयर में 182 डेज इंडिया में रहा हो, 182 डेज इंडिया में रहा हो, या फिर टैक्स ईयर में 60 डेज रहा हो या उससे अधिक, प्लस पिछले के पिछले 4 टैक्स ईयर्स में 365 डेज या उससे अधिक इंडिया में रहा हो। अगर ये कंडीशन पूरी करता है तो रेसिडेंट है, अदरवाइज वो नॉन रेसिडेंट है। अगर वो रेसिडेंट है तो अगेन वी आर नीडेड टू चेक फर्दर वेदर इट इज अ केस ऑफ द आरओआर और आरएनओआर। आरओआर के लिए अगेन वी हैव 2 कंडीशंस, जिसको कहा जाता है एडिशनल कंडीशंस। क्या कहा जाता है? एडिशनल कंडीशंस। एडिशनल कंडीशंस में हमको 2 कंडीशन देखनी पड़ती हैं और दोनों कंडीशन पूरी करनी पड़ती हैं। पहली कंडीशन होती है पिछले के मीन 7 टैक्स ईयर्स में, 7 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स में 730 डेज या उससे अधिक इंडिया में रहो, एज वेल एज एंड 10 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स में 2 साल या उससे अधिक वो रेसिडेंट की कंडीशन पूरी करता हो। लेकिन कहा गया कि चलो ये आरओआर हो गया, अगर आरओआर हो गया तो ठीक, नहीं तो वो आरएनओआर है, सारी चीजें हो गई। अब हमको ये देखना है कि कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो हम लोग को माइंड में सेट रखने हैं। पहला पॉइंट ये है कि जो 60 डेज वाली बेसिक कंडीशन है, नाउ दिस कंडीशन शैल नॉट अप्लाई। इट मींस वी हैव टू फुलफिल द ओनली फर्स्ट कंडीशन। किस केस में? पहला केस बताया गया कि अगर कोई इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है और इंडिया छोड़ रहा है एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया के लिए, या फिर इंडियन शिप का क्रू मेंबर बन जाता है, तो उस केस में 60 डेज की कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। उस 60 डेज के बदले यहां पर 182 डेज लिख देंगे आप। तो मैं अगर आपसे सीधे कहूं 182 डेज लिख दिया तो इसका मतलब 60 डेज की कंडीशन अप्लाई ही नहीं होगी। सीधे आप ऊपर वाले कंडीशन फॉलो कर लो, यहां तक कोई डाउट नहीं सर। फिर अब कुछ स्पेशल पॉइंट बताएं। हाँ, अगर कोई इंडिविजुअल है, वो इंडियन सिटीजन है
या फिर इंडियन ओरिजिन का है और he comes to India to visit from outside India। तो अगर कोई इंडियन सिटीजन है जो विदेश में रहता है या कोई इंडियन ओरिजिन का, इंडियन ओरिजिन का मतलब कोई भी पर्सन जिसके माँ बाप, मम्मी या पापा अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, तो उसकी संतानें क्या कहलाएंगी? इंडियन ओरिजिन की। तो कहा गया अगर वो इंडिया में आता है, ऐसा इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का पर्सन इंडिया में आता है घूमने के लिए आउटसाइड इंडिया से, तो उस केस में क्या होगा? $60 days condition shall not apply if individual जो कि इंडियन सिटीजन है या फिर इंडियन ओरिजिन का है, आउटसाइड इंडिया से इंडिया में विजिट करने आता है, तो अगेन ये कंडीशन भी उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी 60 डेज की। वहां पर भी 182 डेज लिख देना है। तो सीधे सीधे बोलो ना कि फर्स्ट कंडीशन को ही पूरा करना है, क्यों तामझाम हम फैला रहे हो? ये दोनों चीजें हो गई, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो आप, मैं चाहूं तो भी आपको मैं और बता सकता हूं, 2 और पॉइंट हैं, स्पेशल पॉइंट है, उसके बाद मुझे आर वार या आर एन वार की 1-2 स्पेशल पॉइंट बताने पड़ेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये चीजें जितनी भी मैंने बताई हैं इसको ढंग से दिमाग में सेट कर लें, क्योंकि दिखने में तो, देखने में भोला है दिल का सलोना, मुंबई से आया है बाबू चिन्नन्ना, तो ये पुराना गाना है। तो ये आप जो चीजें हैं ना देखने में बड़ी सीधी सादी लग रही हैं, अब मैं इसको बंद करूंगा, आपसे कहूंगा कि आप खुद अपने मन से लिखो इस चीज को और देखो कि कैसी चीजें दिमाग में सेट हुई हैं। मैं बार बार कहता हूं पुराना लॉ अगर आपने पढ़ रखा है तो बार बार आपको स्ट्राइक करेगा जब आप स्टडी करोगे, और कई बार लगा रही पुरानी चीजें तो आप पढ़ा रहे हैं, कुछ नई चीजें नहीं पढ़ा रहे ना। मैंने कहा रीअरेंजमेंट हुआ है, नाउ यू हैव टू grab all those things in the same way as it is written in the new law। अब आप उसको पुराने लॉ के हिसाब से ना पढ़ो ना समझो, सीधी सी बात है। अब जब डिस्कशन करोगे तो आप ये नहीं कहोगे कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं, यस कंपैरेटिव स्टडी इज सो इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको जब नए सेक्शंस नए तरीके से आप पढ़ोगे, you'll come to know that yes, rearrangement, why it was done, why the rearrangement process was done, and कहा गया कि हम एक्ट को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि भैया एक्ट सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, एक्ट की अपनी एक स्पेशल लैंग्वेज होती है, आप रीअरेंजमेंट कर सकते हो, हाँ लैंग्वेज थोड़ा ल्यूसिड मैनर में लिख सकते हो, थोड़ा बहुत जो हम लोगों ने फर्दर प्रोवाइडेड का एक जाल बिछा रखा था उन चीजों को आप एंड कर सकते हो, ठीक है ना, प्रोविजो, एक्सप्लेनेशन, इन सब चीजों को आप मर्ज कर सकते हो, दैट्स इट। इससे अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। लॉ की अपनी एक स्पेशल लैंग्वेज होती है, उसकी एक अपनी डिग्निटी होती है, उसको आप छोड़ नहीं सकते, तो है वैसा ही है। अगर मैं इस तरह से आपको पढ़ाऊं तो अगेन यू विल स्टार्ट टू गेट कंफ्यूज्ड, ये बोल क्या रहा है, इसको मैंने सिंप्लीफाई तरीके से यहां बता दिया आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन में आएंगे, इसी में ही 2 पॉइंट और हैं, पहले हम उनको डिस्कस करेंगे, आपका रेसिडेंशियल स्टेटसशिप इंडिविजुअल का कंप्लीट करेंगे, उसके बाद देखें तो ये टॉपिक आपका कैसे झंझट खत्म होता है। मैं फिर आपको कुछ बता दूं कि जब हम सेक्शन 7 पढ़ेंगे, इनकम डीम्ड टू बी रिसीट, तो आपको ये समझ में आएगा कि उसमें देखेंगे 2 नए पॉइंट ऐड कर दिए गए हैं, रीअरेंजमेंट हुआ है सेक्शन का तो उस पर ऐड कर दिया गया। अगर आप पुराने सेक्शंस को जानते हैं तो फिर सेक्शन 7 और 8 दोनों को मर्ज करके सेक्शन 7 में ही कर दिया गया है। और सेक्शन 7 में जब बोला गया है तो फिर शेड्यूल 11 का पैराग्राफ 4 और 5 बार बार बोला गया है, तो हम लोग को शेड्यूल 11 भी देखना पड़ेगा। और शेड्यूल 11 को 3 पार्ट में तोड़ा गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी फंड एंड सुपर एनुएशन फंड। उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि पार्ट ए में क्या है, पार्ट बी में क्या है, पार्ट सी में क्या है, पार्ट सी में पावर टू मेक रूल्स वगैरह दिए हुए हैं। तो फिलहाल देखिए चीजों को अपने दिमाग में सेट करना पॉजिटिवली, ताकि आपको कभी भी रेफरेंस में दिक्कत ना आए चीजों की, वो आपको थोड़ा ग्रिप पे रखना पड़ेगा। नेक्स्ट सेशन में आपके साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स लॉट।